नमस्कार दर्शकों। बूंद बूंद मिलकर सागर बन जाता है, ईंट ईंट मिलकर इमारत बन जाती है। जब शब्द आपस में मिलते हैं तो पूरी की पूरी किताब बन जाती है। इसी तरह छोटी छोटी जानकारियों से हम जागरूक होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आप स्वस्थ रहें, इसका हमें रहता है ख्याल। विश्व मधुमेह दिवस पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चर्चा मधुमेह नई जानकारियां। इस विषय पर प्राप्त करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी, जो कि MD मेडिसिन है। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये मधुमेह क्या है और इसके कितने प्रकार हैं? आकांक्षा जी, मधुमेह का सामान्य अर्थ होता है शुगर का बढ़ना। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो हम उसको मधुमेह बोलते हैं जी। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सामान्य हमारा ब्लड जो होता है पानी की तरह होता है। अगर शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये चाशनी की तरह हो जाता है। और खून की नलियों में अगर पानी की जगह चाशनी बहेगी तो धीरे धीरे खून की नलियाँ डैमेज हो जाएंगी। तो यह बढ़ा हुआ शुगर जो ब्लड को गाढ़ा कर दे रहा है, तो जो बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं, खासकर जो हमारी किडनी पे, ब्रेन में, त्वचा के आसपास ऐसी जगह पे होती है, उनको नुकसान पहुंचता है। लॉन्ग टाइम पे ये ऑर्गन खराब होने लग जाते हैं। इसलिए अगर शुगर तुरंत आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, पर दीमक की तरह धीरे धीरे ये आपके अंगों को, खासकर दिल को, दिमाग को, किडनी को, इन अंगों को नुकसान पहुंचाता है। जी। प्रकार को लेके इस पे हम बात करें तो शुगर के प्रमुख प्रकार होते हैं टाइप 1 और टाइप 2, जो सभी जानते हैं। टाइप 1 जो होता है, इसमें बॉडी इंसुलिन बिल्कुल नहीं बना पाती है। यह खासकर छोटे बच्चों में होता है। 10 से 12 साल की उम्र में इसका पता लग जाता है। पता कैसे लगता है कि ये बच्चे अचानक से बहुत दुबले रह जाते हैं, बहुत भूख लगती है, बार बार बीमार पड़ते हैं। तो पता लगता है कि इनका शुगर 300-400 है, क्योंकि बॉडी इंसुलिन ही नहीं बना पा रही है, तो बॉडी बिल्कुल शुगर यूज नहीं कर पाती। तो यह खतरनाक बीमारी होती है। अगर प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज नहीं किया जाए तो बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसका इलाज, एकमात्र इलाज इंसुलिन है। और सौभाग्य से इंसुलिन की खोज को अब 100 साल हो गए, और इंसुलिन की खोज जिन्होंने की थी, बेंटिंग और बेस्ट, तो उन्हीं बेंटिंग के बर्थडे पे हम 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। जी। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वह सबसे कॉमन डायबिटीज होता है। 100 मरीज अगर डायबिटीज के हैं तो 90 से 95 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होगा। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वह यूजुअली इंसुलिन की अधिकता से होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पाता इसमें। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो जब आपकी यूरिन में चींटियां लगती थी या फिर ऐसे कुछ होता था तो पता लगता था। जी। अभी क्या होता है कि लगातार लोग एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं। शुगर की जांच बहुत सस्ती हो गई, आराम से हो जाती है। तो रैंडम पता लग जाता है, आपने एनुअल हेल्थ चेकअप कराया, आपको पता लग गया शुगर है। फैमिली में अगर आपकी शुगर की हिस्ट्री है तो पता लगता है कि आपको शुगर है। तो इसमें मोटापा ज्यादातर लोगों में मोटापा मिलता है और शुगर बढ़ जाता है। इसमें आप दवाइयों से, ओरल मेडिसिन जो होती है, उससे आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। जी। और इसीलिए शायद शुगर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो बॉडी को डैमेज कर देता है। डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पर समझ नहीं आती, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत समय के बाद, जैसा कि आपने बताया कि यूरिन में चींटियों का आना, ये सब बहुत दिन बाद ये हमें ट्रेस आउट होता है कि इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं। प्रारंभिक कोई लक्षण है जिससे कि इंसान को आभास हो जाए कि नहीं, ये थोड़े से डायबिटीज के लक्षण है? क्या कोई ऐसे लक्षण है जिससे कि मनुष्य को समझ में आ जाए कि ये लक्षण डायबिटीज के हैं? बिल्कुल। यदि अचानक से आपका वेट बहुत कम हो रहा है, टाइप 1 डायबिटीज में खासकर अचानक से आपका वेट बहुत कम हो रहा है, आपको भूख नॉर्मल है, आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल है, पर अचानक से आपका वजन बहुत कम हो रहा है, तो संभावना है कि आपको शुगर हो सकता है, और संभावना है कि आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही है। अचानक से आपका वेट तेजी से बढ़ रहा है, अगेन आपकी डाइट सेम है, एक्सरसाइज लेवल सेम है, और आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, आपके माता पिता या दादा दादी, नाना नानी, किसी भी फैमिली में किसी व्यक्ति को डायबिटीज था, तो भी संभावना है कि आपको डायबिटीज हो रहा है। जी। तो इसमें इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा है, पर बॉडी उस इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, या फिर आपको पैंक्रियाज में दिक्कत है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं, उसमें अगर डैमेज हुआ है तो भी संभावना है कि आपकी बॉडी में शुगर बढ़ सकता है। जी। जब से शुगर की जांच आसान हुई है तब से जो मेन लक्षण होते हैं, जी मचलाना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, पेशाब में बहुत चींटियों का लगना, ये सब तो कम देखने को मिलते हैं। पर रेगुलर शुगर चेकअप से हमें पता लग जाता है, 30 से 50 रुपए के अंदर आपको शुगर की जांच हो जाती है। जी। तो अब लोग बहुत अर्ली डायबिटीज के हमारे को मिल जा रहे हैं। पहले ऐसा मानते थे कि टाइप 2 में डायबिटीज का जब मरीज आ रहा है तो कम से कम 6 से 8 साल पहले उसको डायबिटीज हो चुका है, पर अब हम देखते हैं कि 5 से 6 महीने के अंदर ही मरीज हमारे पास आ जाते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती है ना, उनमें भी काफी बढ़ा हुआ होता है शुगर की मात्रा जो है ग्लूकोज में, तो उसकी क्या वजह, और क्या उससे भी बच्चे को खतरा हो सकता है? बिल्कुल। शुगर के जो हम प्रकार की बात करते हैं डायबिटीज के, तो टाइप 1 टाइप 2 के अलावा भी कुछ प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है लाडा, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 के बीच का होता है, जिसमें
20 से 22 साल की उम्र को टाइप 1 टाइप का डायबिटीज होता है पर लेट होता है। और दूसरा प्रमुख डायबिटीज जो दुनिया में पाया जाता है वो होता है गेस्टेशनल डायबिटीज, जो गर्भवती महिलाओं में मिलता है। गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज दो तरीके का होता है। पहला, उनको शुरू से डायबिटीज नहीं था पर शुरू के 3 महीने के बाद उनको डायबिटीज हुआ। और दूसरा होता है उनको पहले से डायबिटीज था और वह गर्भावस्था के दौरान भी डायबिटीज चल रहा है। तो अगर आपके शुरुआत से डायबिटीज आपको है गर्भावस्था में, तो बच्चे जो शुरू के 3 महीने होते हैं, गर्भावस्था के शुरू के 3 महीने होते हैं, उसमें बच्चे का विकास होता है। जब जितने प्रमुख अंग हैं, आंख, दिमाग, दिल, सब बनते रहते हैं। इस समय यदि शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है तो इन अंगों में डिफेक्ट हो जाता है। तो ऐसी महिलाएं जिनको पहले शुगर है और गर्भावस्था के दौरान वो शुगर कंट्रोल नहीं कर पाई हैं, उनके बच्चों को प्राकृतिक विकृति होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। हाथ पांव में विकृति, दिल, खासकर दिल की विकृति बहुत कॉमन होती है। और कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी महिला जिनको शुगर नहीं था फिर भी उनको तीसरे महीने में डायबिटीज हो जाता है। कारण ये होता है कि इस समय बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नॉर्मली बढ़ता है ताकि महिला जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी बॉडी का जो ग्लूकोज है उस बच्चे तक पहुंच सके जो बच्चा पेट के अंदर बड़ा हो रहा है। तो ये हमारा नेचुरल मैकेनिज्म होता है। पर अगर जेनेटिकली आप डायबिटीज के लिए पहले से आपको होने की संभावना है तो ऐसे केसेस में आपका शुगर एक लेवल से ज्यादा हो जाता है। और इसमें चूंकि 3 महीने के बाद यह शुगर होता है तो प्राकृतिक विकृति होने के चांस तो कम रहते हैं पर बच्चे का साइज बढ़ने का चांस ज्यादा रहता है, जिसके कारण डिलीवरी के दौरान बच्चे के फंसने की संभावना ज्यादा रहती है या फिर सिजेरियन की संभावना बढ़ जाती है। तो दोनों ही अवस्था में, चाहे आपको पहले से डायबिटीज हो या गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हुआ हो, दोनों ही अवस्था में माता और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को गंभीर दिक्कतें होने की संभावना रहती है। एक चीज यह माना जाता है कि गर्भावस्था में जब डायबिटीज होता है उस समय आपको इंसुलिन ही लेना चाहिए। सबसे सेफ इंसुलिन होता है क्योंकि यह प्लेसेंटा को पार नहीं करता और बच्चे तक नहीं पहुंचता। तो बच्चे का शुगर लेवल कम नहीं होता। तो इस मिथ से हमेशा बाहर रहना चाहिए। अगर आप टेबलेट में भी आपका शुगर कंट्रोल है और आप गर्भवती हो गई हैं तो गर्भवती अवस्था के दौरान आपको इंसुलिन ही लेना चाहिए अपने डॉक्टर की सलाह पे और शुगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज आपने इंसुलिन का जिक्र किया, तो जो डायबिटिक होते हैं वो इंसुलिन लेते हैं तो बार बार एक ही जगह पर निडल का लगना या इंसुलिन का लेना, क्या इसके आगे हम थोड़ा और नहीं बढ़ पाए हैं? क्या कोई ऐसी कोई तरकीब नहीं निकाल पाए हैं जिससे कि इंसुलिन से बचा जा सके या इसको कुछ कम किया जा सके? बिल्कुल, इसके लिए हम जाते हैं कि शुगर होता कैसे है, शुगर की जड़ क्या है। सामान्यतः बात करते हैं बीमारी को जड़ से निकालना। तो पहले हम मानते थे कि सिर्फ इंसुलिन कम हो रहा है इसके कारण शुगर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, जिसके लिए इंसुलिन की खोज की गई। पर यह सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज में था जिसमें इंसुलिन कम हो रहा था और उसके बाद इन बच्चों की जान बचाना पॉसिबल हो पाया। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो एक लाइफ स्टाइल डिसीज है। इसमें यूजुअली मोटापा होता है। 2 तरीके का मोटापा होता है, एक जो आपका एब्डोमिनल फैट आप बाहर से मोटे दिख रहे हैं और एक दूसरा मोटापा होता है, कई लोग टाइप 2 के डायबिटीज के होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज के जो बाहर से पतले दिखते हैं पर उनको टाइप 2 डायबिटीज रहता है। उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ रहता है, उनको हार्ट की बीमारियां भी रहती है। इनके में विजरल फैट मतलब आंतरिक अंगों के चारों तरफ फैट जमा होता है। तो यह दोनों मोटापे खतरनाक हैं। पर यूजुअली जो बाहर से भी मोटे लोग होते हैं अगर वह एक्टिव नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हैं, तो उनका विजरल फैट भी बढ़ा हुआ रहेगा। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे सूमो पहलवान, जापान में जो सूमो पहलवान है वो बाहर से बहुत मोटे होते हैं पर अंदर से एकदम स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहते हैं। तो मेनली जो दिक्कत करता है वो करता है विजरल फैट, मतलब बॉडी के अंदर का जो मोटापा रहता है। तो टाइप 2 डायबिटीज लाइफ स्टाइल डायबिटीज है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो इसमें डायबिटीज होता है। इसमें इंसुलिन की जरूरत शुरुआत में नहीं पड़ती, टेबलेट फॉर्म में काम चल जाता है। इसके साथ अगर आप लाइफ स्टाइल अच्छे से मेंटेन करते हैं तो लंबे समय तक आपका टेबलेट फॉर्म में काम चल जाएगा या फिर आपकी शुगर रिवर्स भी हो सकती है। शुरुआती 2 स्टेज में तो शुगर बिल्कुल रिवर्स हो सकती है बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल और स्ट्रिक्ट डाइट से। पर कुछ लोग क्या होते हैं दवाई से कंट्रोल है तब भी वो लाइफ स्टाइल बिल्कुल मेंटेन नहीं करते और एक समय बाद आपका पैंक्रियाज फेल हो जाता है और वह इंसुलिन बिल्कुल बनाना बंद कर देता है। तब ऐसे लोगों को बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है और इंसुलिन ही एकमात्र उपाय रहता है उस समय। इंसुलिन को निडल को लेकर जो आपने बात की, अब जो वर्तमान में इंसुलिन उपलब्ध है वो बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के इंसुलिन आ चुके हैं। इन 100 साल की इंसुलिन की यात्रा में हम इंसुलिन में इस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि हम पेनलेस दर्द रहित इंजेक्शन की तरफ जा चुके हैं। हम अपने मरीजों को बोलते हैं कि आपको मच्छर काटने जितना दर्द होगा, पर अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है इसका मतलब है आपको नीडल चेंज करने की जरूरत है। इतनी बारीक नीडल आ चुकी है कि अब आपको स्किन को जो हम पिंच बनाते थे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। और एक चीज लोगों को बताना चाहूंगा कि आप कभी भी एक ही जगह पे इंसुलिन नीडल मत यूज कीजिए। हम बोलते हैं कि अपने पेट पे, हाथ पे, जांघ पे, जहां पे आप इंसुलिन लगा रहे हैं कम से कम 10 से 15 दिन बाद उस जगह पे रिपीट कीजिए। मतलब एक साइकिल बनाइए, एक ही जगह पे बार बार इंसुलिन नीडल मत लगाइए, तो इससे वह सब दिक्कतें नहीं होती। जी, ग्लाइसेमिक एक शब्द आता है, इसका क्या मतलब है?
ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कुछ वर्ड्स होते हैं जी। बहुत से डाइटिशियन, बहुत से डॉक्टर इस वर्ड का यूज करते हैं पेशेंट्स को जब हम बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए, कौन से फल नहीं खाने चाहिए, चावल, गेहूं, ब्राउन व्हीट, जो राइस, इनमें से क्या बेहतर है जी। तो इसमें जो चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हम बात करते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह बताता है कि आप कोई पर्टिकुलर पदार्थ खा रहे हैं, चावल या कोई भी फल खा रहे हैं, तो वह आपके शरीर में कितनी तेजी से शुगर बढ़ाएगा। हम यह मानते हैं कि 50 से 100 ग्राम ग्लूकोज जैसे आपकी बॉडी को दिया जाता है तो तेजी से शुगर बढ़ाता है। तो 50 से 100 ग्राम ग्लूकोज की तुलना में हम वही 50 से 100 ग्राम कोई पदार्थ, चावल, गेहूं या पका हुआ चावल या डोसा आपको हम दे रहे हैं तो वह कितनी तेजी से शुगर बढ़ाएगा। तो हम जो ग्लूकोज की तुलना में यहाँ शुगर बढ़ने की दर होती है इसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लूकोज को हम 100 मानते हैं और इसकी तुलना में हम देखते हैं बाकी जो पदार्थ है वो कितना ग्लूकोज बढ़ा रहे हैं। अगर यह 55 से नीचे है तो यह बहुत अच्छा माना जाता है डायबिटीज के लिए, और यदि यह 55 से ऊपर है तो यह खराब माना जाता है कि तेजी से आपके शरीर को शुगर बढ़ाएगा। तो खान पान में हम बोलते हैं कि ऐसे खान पान लेना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ताकि आप जब उनको खाएं तो वह धीरे धीरे शुगर रिलीज करे, आपको देर से भूख लगे और आपकी बॉडी में इकट्ठा शुगर ना बढ़े। इसीलिए कई बार गेहूं को चावल से बेहतर माना गया है। दोनों सामान्य कैलोरी रिलीज करते हैं, पर गेहूं धीरे धीरे कैलोरी रिलीज करता है, चावल थोड़ा तेजी से कैलोरी रिलीज करता है। आपको तेज भूख लगती है तो आपका पेट चावल से भरता है, गेहूं से नहीं भरता है, रोटी से नहीं भरता। यही एक कारण होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका एक कारण होता है। तो कायदे से आपको कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो मधुमेह में बहुत कॉमन है, करेले का जूस पी लीजिए, नीम की पत्तियां खाइए, बेल की पत्तियां खाइए, ये बहुत कॉमन है और लोग ना इसको बहुत तेजी से फॉलो कर लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? आपको डायबिटीज की पैथोलॉजी को समझने की जरूरत है कि डायबिटीज होता कैसे है। मैं 4 रोटी खा रहा हूँ, एक डायबिटीज का मरीज भी 4 रोटी खा रहा है, पर मेरा शुगर 120 है, सामने वाले का शुगर 300 जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ज्यादा शुगर नहीं खा रहा है वो, पर उसकी बॉडी उस शुगर को यूज नहीं कर पा रही है। तो वो जो 4 रोटी हैं वह जो मेरी बॉडी में शुगर बना रही है, मेरी बॉडी उसको सेल कोशिकाओं तक पहुंचा दे रही है, यूज कर ले रही है। पर जिनको डायबिटीज है उनकी बॉडी उस 4 रोटी के शुगर को कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पा रही, ब्लड में ही रहने दे रही है, इसलिए वह शुगर 400 जा रहा है। तो आपको उस शुगर को एकदम नष्ट नहीं करना है, उनको कोशिकाओं तक पहुंचाना है। तो कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। तो या तो इंसुलिन सेक्रेट नहीं हो पा रहा है, बॉडी स्त्रवित नहीं कर पा रही है, या फिर इंसुलिन रिसेप्टर खराब है, बॉडी उस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं आज की डेट में जो इंसुलिन सिक्रेशन कम है तो इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाएंगी, अगर इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं कर पा रहे तो उस रिसेप्टर को इंप्रूव करेंगी, तो उस शुगर को हम कोशिकाओं तक पहुंचा पाते हैं। तो यह समझना है कि शुगर का बढ़ना ही डायबिटीज नहीं है, और बढ़े हुए शुगर को भी आप किसी भी तरीके से करेले के जूस से इससे नष्ट नहीं कर सकते। करेले का जूस एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, शरीर को फायदा पहुंचाता है, पर यह शुगर कंट्रोल नहीं करता। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि शुगर, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आधा गिलास शुगर मतलब आधा गिलास आप शक्कर घुला हुआ पानी और आधा गिलास करेले का जूस को मिला लीजिए तो नॉर्मल पानी नहीं बनता कि उस करेला का जूस शुगर को नष्ट कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल इस धोखे में मत रहिए। जी, आप धोखे की बात कर रहे हैं तो ऐसा बहुत सारी बीच में मिथ बातें आती हैं, कई बार भ्रामक ऐसे विज्ञापन आ जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि हम जड़ से खत्म कर देंगे। तो ऐसे जो भ्रामक चीज़ें हैं उनसे कैसे लोगों को बचना चाहिए और कैसे हमें ये बात अपने आप को समझाएं कि इस तरह का कोई चमत्कार अचानक से नहीं हो जाता, ये कैसे हम दर्शकों को बताएंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आकांक्षा जी, जड़ से खत्म करना। जी, एक सामान्य पौधे को जड़ से उखाड़ना आसान होता है, बरगद को आप जड़ से नहीं उखाड़ सकते क्योंकि बरगद की जड़ें लंबी फैली होती है, आपको लगेगा पर उसकी जड़ें कहीं ना कहीं रहेंगी। तो डायबिटीज भी ऐसी बीमारी है, ये एक पौधा नहीं है, ये बरगद है, इसकी बहुत सारी जड़ें हैं। इसका एक बस नहीं कि पैंक्रियाज, हम पहले मानते थे कि पैंक्रियाज के डैमेज से शायद डायबिटीज होता है, पर अब हमें पता है ऑमनियस ऑक्टेट एक हम वर्ड यूज करते हैं कि पैंक्रियाज में 2 सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स डिस्फंक्शन, कई लोग बोलते हैं हम बीटा सेल को इंप्रूव कर देंगे, पर शुगर सिर्फ बीटा सेल डिस्फंक्शन बस से नहीं होता है। बीटा सेल डिस्फंक्शन पैंक्रियाज में अल्फा सेल होती है जिससे ग्लूकेगॉन ज्यादा होता है, हमारी मांसपेशियां ग्लूकोज को प्रॉपर यूज नहीं कर पाती, इससे भी शुगर होता है। किडनी भी शुगर बनाती है, लोगों को जानकारी नहीं था, अब पता लगा, इसलिए किडनी के मरीजों में शुगर कम हो जाता है। किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, इससे भी डायबिटीज होता है। लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, इससे भी डायबिटीज होता है। और अब सबसे बड़ी बात पता लगी कि हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंतें एक इंक्रेटिन नामक हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसके डैमेज होने से भी शुगर बहुत खराब तरीके से होता है। और यह एक प्रमुख, अब हमें दवाइयों में हम बहुत अच्छे से इस चीज को मैनेज कर पा रहे हैं। दिमाग भी एक रिसेप्टर बनाता है जिससे भी शुगर होता है। तो शुगर के इतने सारी पैथोलॉजी है, आप किस किस को ठीक कर पाएंगे? बहुत से शुगर ऐसे होते हैं जैसे टाइप 1, ये तो जेनेटिक है, इंसुलिन बन ही नहीं पा रहा है बॉडी में, आपको इंसुलिन ही देना पड़ेगा, इसको आप अभी जड़ से ठीक नहीं कर सकते। टाइप 2 डायबिटीज
आप लाइफ स्टाइल से ठीक कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था में बहुत अच्छी डाइट, बहुत अच्छी एक्सरसाइज से आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। जी। कई बार कुछ वायरस से शुगर होता है, कोविड में हमने देखा स्टेरॉइड के कारण कुछ शुगर हुआ, कुछ इन्फेक्शन या कुछ ड्रग्स, कैंसर की ड्रग्स, इनसे शुगर होता है, ये अपने आप वैसे भी रिवर्स हो जाता है। इन दावों से बचना चाहिए। क्या होता है कि अगर कोई एक कारण हो तो आप उस कारण को ठीक कर दें, बहुत सारे कारण हैं, तो सबसे पहले तो यह देखिए आपको कौन सा कारण है, क्या वह कारण ठीक हो सकता है, क्या वो ठीक नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। जी। कितने लोग हैं जिन्होंने पोलियो अपने लाइफ में अपने स्कूलों में देखा होगा, जो 40-50 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, उनके स्कूल में किसी न किसी को पोलियो था। पर अब जो बच्चे हैं 10 साल 15 साल के, उनके स्कूल में किसी को पोलियो नहीं होता। क्यों? पोलियो का एक टीका आया, पोलियो खत्म हो गया। उससे पहले क्या दावे थे कि हम मालिश करके पोलियो ठीक कर देंगे, हम वहाँ पे आप जाइए, वहाँ जाने से पोलियो ठीक हो जाएगा। दावे तभी तक होते हैं जब तक इलाज नहीं होता, पर जब इलाज आता है तो वह बीमारी जड़ से मिट जाती है। पोलियो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बड़ी माता, कितने छोटे बच्चों का आपने बड़ी माता देखा, बड़ी माता जड़ से मिट गई, टीका आया जड़ से मिट गई। तो जब तक इलाज नहीं है तब तक दावे हैं, जब इलाज आ जाता है तो बीमारी खत्म हो जाती है। तो लोगों को यह चीज समझना है कि जब इस चीज का इलाज आ जाएगा तो यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, आपको कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ही अभी जो प्रमुख शुगर का एक कारण है, डायबिटीज का कारण है। और यह प्री डायबिटीज जो हम लोगों को बात करते हैं कि हम प्री डायबिटीज बात करते हैं, या अब हमारा जो मेन फोकस है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे है। अच्छा। होता क्या है कि जैसे मैंने बोला टाइप 2 डायबिटीज जो होता है, हम बार बार इस चीज़ को बात कर रहे थे कि टाइप 2 डायबिटीज में क्या दिक्कत आती है कि इंसुलिन तो बॉडी बना रही है पर वो इंसुलिन यूज नहीं हो पा रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंसुलिन एक ट्रक की तरह है जो बॉडी का ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, कोशिकाओं के गोदाम में ग्लूकोज छोड़ के आता है। पर वो गोदाम जो है, वहाँ पे जो ट्रक जाने का रास्ता है वह रास्ता डैमेज हो गया है, अब वह ट्रक उस रास्ते से गुजर नहीं पा रहा है। तो ट्रक तो हमारे पास बहुत है, इंसुलिन तो बहुत है, पर वो ग्लूकोज को कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इससे निपटने के लिए बॉडी क्या करती है, इंसुलिन ज़्यादा बनाती है। बहुत बड़ा मिथ है कि हर डायबिटीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज के शुरुआती अवस्था में इंसुलिन की अधिकता होती है। अच्छा। बॉडी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक इंसुलिन ज़्यादा बनाती है, पर ज़्यादा इंसुलिन मोटापा कराता है, इसलिए टाइप 2 के मरीज मोटे हो जाते हैं। जी। और 5 गुना तक इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है, उसके कारण हमारा शुगर कंट्रोल है, पर आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज की प्रोसेस चालू हो गई है, जिसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज। अब हम इंसुलिन को भी नाप सकते हैं। जी। और अब मैं कई बार ऐसा करता हूं, और बहुत से हमारे डॉक्टर्स साथी ऐसा करते हैं कि शुरुआत में ही वो इंसुलिन को नाप लेते हैं और बता देते हैं कि आपको भविष्य में डायबिटीज होने वाला है। और चूंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस मोटापा करा रहा है और मोटापा भी इंसुलिन रेजिस्टेंस करा रहा है, तो एक विशियस साइकिल, एक कुचक्र चालू हो जाता है। अगर हम इस कुचक्र को तोड़ पाएं या उल्टा घुमा दें, मतलब हम मोटापा कम करें, लाइफ स्टाइल अच्छे करें, बॉडी में ग्लूकोज उस समय थोड़ी समय के लिए कम करें, तो बॉडी इंसुलिन कम बनाएगी, मोटापा कम होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और आप डायबिटीज को होने से रोक सकते हैं, या फिर अगर अगले 2 साल में डायबिटीज होने वाला है तो उसको हम अगले 5 से 6 साल के लिए खसका सकते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस प्री डायबिटीज की प्रमुख पैथोलॉजी है और हमारा प्रमुख अभी शोध का विषय है। मेरा मानना है कि अगले 5 से 7 साल में हम डायबिटीज के मरीजों को, जैसे हमने बोला कि हमको पहले 6 साल बाद डायबिटीज के मरीज मिलते थे, अब 6 महीने के अंदर मिल रहे हैं, हो सकता है अगले 6 साल में हम डायबिटीज होने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना चालू कर दें। अच्छा जी सर। अगला प्रश्न ये है सर, ये पीसीओडी की समस्या आजकल बहुत बढ़ गई है, तो इसका क्या डायबिटीज से कनेक्शन है कुछ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही जुड़ा हुआ प्रश्न है संयोग से। पीसीओडी में भी आप देखिएगा यूजुअली क्या होता है, महिलाओं को पीरियड्स की दिक्कत होती है, बच्चों में बहुत कॉमन है। आप मान लीजिए 35 से 40% बच्चों को आज की डेट में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। तो एक माहवारी की समस्या होती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, दर्द साथ होते हैं। दूसरा, उनके शरीर मोटा होता है, उनके शरीर में बाल आते हैं, यह भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है। अच्छा। तो पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, और उसी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण इनको भविष्य में डायबिटीज होने की संभावना रहती है, इनको मोटापा आता है और शरीर में बहुत सारे बाल भी आते हैं, क्योंकि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में भी हम जो दवाई देते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही कम करती है। अच्छा। तो पीसीओडी में भी यदि आप स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल अपनाएं, एक प्रॉपर कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट लें, मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइट में कम लें, एक्सरसाइज खूब करें और अपनी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेंगे, तो कई केस में पीसीओडी में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। जी डॉक्टर साहब, ये शुगर फ्री बहुत सारी चीजें आजकल चल पड़ी हैं, ये शुगर फ्री वास्तव में क्या शुगर फ्री है, ये जानना चाहेंगे। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। शुगर फ्री क्या वास्तव में शुगर फ्री है और क्या हमें शुगर फ्री यूज करना है? मैं खुद एक प्रश्न जोड़ता हूँ। मेरा प्रश्न है लोगों से कि आपको शुगर फ्री भी क्यों यूज करना। जब हम डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि शुगर कम कीजिए, चाय में शक्कर मत पीजिए, मैं हमेशा डायबिटीज के मरीज को बोलता हूँ कि आप नॉर्मल डाइट भी अगर रखना चाहे तो रखिए, बस चाय में शक्कर बंद कर दीजिए, क्योंकि हर भारतीय, लगभग हर भारतीय दिन में 2 कप चाय पीता है और 2 कप में अगर रोज 1-1 चम्मच शक्कर लेता है तो आप समझ लीजिए 60 चम्मच शक्कर 1 महीने वो लेता है। तो जब मैं बोलता हूँ कि आप चाय में शक्कर बंद कर दीजिए, तो सर शुगर फ्री ले सकते हैं क्या?
तो मेरा प्रश्न रहता है शुगर फ्री भी क्यों लेना। जी। आप समझिए, लोग शुगर नहीं छोड़ पा रहे हैं। शुगर कोकीन से कई गुना ज्यादा एडिक्टिव माना गया है। कोकीन, अफीम से भी कई गुना ज्यादा एडिक्टिव शुगर माना गया, इसलिए हम बॉडी को शुगर छोड़ नहीं पाती है। हमारी बॉडी उसके अडॉप्ट हो चुकी है। तो पहली बात, कोशिश कीजिए शुगर छोड़ दीजिए। जी। अब जब शुगर आप नहीं छोड़ पाते हैं तो मार्केट में आ गए शुगर फ्री, बहुत सारे ऐसे अवयव आ गए हैं, सेक्रिन है, सुक्रोलोज हैं, जो शुगर फ्री जैसा काम करते हैं। मीठे तो होते हैं जी। पर इनसे बॉडी में ग्लूकोज नहीं बढ़ता, ये बात सत्य है। यह मीठे तो होते हैं पर इनसे बॉडी में ग्लूकोज नहीं बढ़ता है, और यह कुछ कम मात्रा में आप ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता। हालांकि मेरी सलाह अभी भी यही है कि हर हालत में शुगर आप बंद कीजिए, पर अगर आप शुगर फ्री वाला कोई भी पदार्थ ले रहे हैं तो अधिक मात्रा में मत लीजिए, वो नुकसान कर सकता है। कभी भी कोई भी शुगर फ्री मिठाई या शुगर फ्री चाय आप बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि तब भी उसमें मैदा, गेहूं, आटा या फिर दूध तो है ही। हाँ। तो दूध, आटा या मैदा, उसमें तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं ना। जी। तो आपको लिमिटेड अमाउंट में ही कैलोरी लेनी है। कैलोरी आपकी काउंट होना चाहिए कि मैं इससे ज़्यादा कैलोरी नहीं लूंगा तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। तो शुगर फ्री कम मात्रा में ठीक है, अधिक मात्रा में बिल्कुल लेना अवॉइड कीजिए। जी, मतलब स्वाद का जो लालच है ना, वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नशा है। जी। एक लाइन बोली जाती है कि शुगर इज न्यू एज मॉर्फिन, नए युग की मॉर्फिन शुगर है। अच्छा। और दुर्भाग्य से ये लीगलाइज है। जी। आप इसको किराने की दुकान में खरीद सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न ये है कि जो हम 3 महीने में जांच करते हैं ना शुगर की, वो ज्यादा ठीक है या फिर हर महीने जांच कराना ज्यादा ठीक है, या फिर एक HbA1c ऐसा भी कुछ नाम हमने सुना है, तो क्या चीज सबसे बेटर है शुगर की जांच के लिए? जी, HbA1c एक बहुत कॉमन टेस्ट होता है, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं वो जानते हैं। 3 महीने की जो हम बोलते हैं कि 3 महीने की एवरेज शुगर, यही HbA1c होता है। तो डॉक्टर जब भी आपको शुगर की जांच करते हैं तो यूजुअली 2 टेस्ट वो हमेशा लिखते हैं। एक लिखते हैं HbA1c, मतलब 3 महीने की एवरेज शुगर, और एक बोलते हैं कि आप खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे के बाद शुगर करा के आइए। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको क्या है, किसी एक वैल्यू से डायग्नोसिस बनाना कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि वैल्यू गलत भी आ सकती है, कई बार मशीनें खराब हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ समाज में, जैसे कुछ लोगों में HbA1c की वैल्यू ज़्यादा या कम हो सकती है, पर शुगर की वैल्यू उससे रिलेटेड नहीं होती। तो शुरुआत में जब भी आपको डायग्नोसिस बनानी है तो हमेशा तीनों टेस्ट करने चाहिए। उसके बाद डॉक्टर HbA1c तभी कराते जब वो ये देखना चाहते हैं कि मरीज प्रॉपर दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा। कई बार क्या होता है, खासकर हम भारतीयों में, कि हम बहुत सारी पैथी ट्राई करते हैं, क्योंकि हमको पता है शुगर में बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है और लंबे समय तक लेनी है, और दुर्भाग्य से बढ़ा हुआ शुगर कोई दिक्कत नहीं करता। शुगर 300 भी रहेगा तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा। लोग बोलते हैं कि हमको पता लग जाता है, पर आपको पता नहीं लगता। आप शुगर ही तभी टेस्ट कराते जब आपको कोई दिक्कत होती है, आपको हेडेक हुआ, बुखार हुआ, अनईजी लगा, तो आप शुगर टेस्ट कराएं, और आपने उसमें शुगर बढ़ा हुआ पाया। पर जब आप नॉर्मल है तब तो शुगर टेस्ट नहीं करा रहे ना, तब भी आपको शुगर बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ शुगर यूजुअली कोई दिक्कत जल्दी से नहीं करता सामान्य अवस्था में। तो क्या होता है कि उनको जब लगता है शुगर टेस्ट कराया 300 साढ़े 300 है, वो 8-10 दिन दवाई खाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यह कंफर्म करने के लिए कि आप रेगुलर दवाई खा रहे कि नहीं खा रहे, डॉक्टर फिर से HbA1c भी कराते हैं और खाली पेट खाना खाने के बाद का शुगर कराते हैं। HbA1c बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जो खाना खाने के बाद खाली पेट शुगर नॉर्मल है, मतलब दवाई रेगुलर नहीं खा रहे हो, या फिर कुछ और दिक्कत है। पर अगर आप रेगुलर दवाई खा रहे हो और डॉक्टर को भरोसा है कि आप अनुशासित हैं, तो सिर्फ आपका फिर HbA1c 3 महीने का एवरेज शुगर नहीं कराते, फिर आपका हर 1 महीने में 2 महीने में रेगुलर शुगर, मतलब खाली पेट और खाना खाने के बाद का चार्टिंग करने के लिए बस बोलते हैं। तो दोनों जांचों के अपने अपने महत्व हैं, और डॉक्टर मरीज के हिसाब से डिसाइड करता है कौन से जांच कब कराना है। जी, जब निरंतर देखा जाए कि डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में डायबिटीज जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा? ऐसा हो सकता है क्या मधुमेह के जो बीमार लोग हैं उनके साथ? बिल्कुल हो सकता है, पर सच्चाई ये है कि अधिकतर केस में डायबिटीज बढ़ता है, क्योंकि एक जेनेटिक बीमारी है और ये अग्नाशय को नुकसान पहुंचाती है। दुर्भाग्य से हम अपने शरीर के सभी अंगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर अग्नाशय के बारे में अभी बहुत कम जानते हैं। अग्नाशय एक बहुत जटिल अंग है, पैंक्रियाज या अग्नाशय। यह एक हार्मोन बनाता है इंसुलिन, जो शुगर कम करता है। यही एक हार्मोन बनाता है ग्लूकागॉन, जो शुगर बढ़ाता है। तो बॉडी में शुगर अगर कम हो गया है तो पैंक्रियाज ही शुगर बढ़ाएगा, बॉडी में शुगर बढ़ गया है तो पैंक्रियाज ही शुगर कम करेगा। इसके अलावा ये इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन फंक्शन, और एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है। खाना पचाने में पैंक्रियाज का बहुत योगदान है। तो पैंक्रियाज को समझना अभी थोड़ा मुश्किल है, और एक आर्टिफिशियल पैंक्रियाज बनाना भी मुश्किल है, क्योंकि एक हार्मोन नहीं बनाते, बहुत सारी चीजें बनाता है। तो होता क्या है कि जेनेटिकली अगर आपके पैंक्रियाज को कोई नुकसान है, मतलब ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर्स होते हैं, आपके शरीर की ही कोई जो हमारे इम्यूनिटी जो होती है, प्रतिरोधक क्षमता ही अगर पैंक्रियाज को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको रोके बिना आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसको अभी हम इस पैंक्रियाज के लिए ऑटोइम्यून को रोकने के अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं इस वैज्ञानिक स्तर पर बहुत से ऐसे डायबिटीज होते हैं, जैसे मैंने बोला कि दवाइयों के कारण या फिर लाइफ स्टाइल के कारण आजकल स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज बहुत कॉमन देखा गया है। तो इसमें आप एक तनाव रहित जीवन शैली के साथ, एक प्रॉपर डाइट के साथ और एक प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ बहुत कुछ डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं।
हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका HbA1c 9 से 10, मतलब जिनका शुगर 300 350 था, और एक प्रॉपर जो इंटरमीडिएट डाइट और कैलोरी काउंट से वो अपना शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल में ले आए हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। तो विदाउट एनी मेडिकेशन शुगर कंट्रोल संभव है, पर इसके लिए एक बहुत ही कहना चाहिए भीष्म प्रतिज्ञा जैसा अनुशासन की जरूरत होती है। यदि आप उस लेवल का अनुशासन मेंटेन कर सकते हैं तो आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मधुमेह नई जानकारियों के तहत आपने बहुत सारी जानकारी दी और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को इसका बहुत लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि मधुमेह जैसी बीमारी जिसका हमें लगता है कि कोई इलाज नहीं है, अगर हम इसमें डॉक्टर की सलाह लें और एक नियमित दिनचर्या को अपनाएं तो निश्चित रूप से हम इस मधुमेह से बच सकते हैं और अपने अपनों की सुरक्षा कर सकते हैं। एक सही चिकित्सक की सलाह लेना इसमें बेहद जरूरी है और हम आशा करते हैं कि आज जो जानकारियां आप तक पहुंची है, आप अपने दूसरे लोगों तक भी ये जानकारियां जरूर पहुंचाएंगे। तो किसी और बात में, किसी और विषय में होगी आपसे मुलाकात। तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।